नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओम नमः शिवाय। आज मैं शिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और ये भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बस निरंतरता से चलते रहिए। बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने ही वाली है। फिर आपने देखा कि बहुत से एग्ज़ाम फिर से होंगे। तो मैं जैसे बता दूँ, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस शुरू की हैं। मेरा जो क्लास का मोटिव है वो हर एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आप छोटा एग्ज़ाम दो चाहे बड़ा एग्ज़ाम दो, क्योंकि मेरे लेक्चर का थोड़ा सा सब्जेक्टिव पार्ट ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, चीज़ों की समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि तथ्य तो आप रट ही लेंगे, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि तथ्यों को जानने से पहले एक समझ विकसित कर लीजिए, ताकि भविष्य में जो पेपर के पैटर्न हो रहे हैं उन पे आपका कमांड हो। चलिए ठीक है, तो आपका बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए, मैं पाषाण काल को अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ाने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो मैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू किया हूँ। फिर जब ये पूरा हिस्ट्री में ख़त्म कर लूँगा तो फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा पाषाण काल, ताकि उसको आज समझने में आसानी हो, क्योंकि उसमें कुछ भौगोलिक तथ्यों को भी काल, महाकल्प सब जोड़ना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ मैं इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, और जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं लाइव रहूंगा। ठीक है, बाकी लेक्चर की समझ बढ़ाने के लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बिना समय को गंवाए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो, ये सभ्यता अपने आप में किताबों में अगर तथ्यों के आधार पर समझा जाए तो इस सभ्यता का जो चमक है वो उतना तेजी से आपको समझ में नहीं आएगा। इस सभ्यता को अगर आप खुद से जोड़ के समझने का प्रयास करें तो आपको लगेगा कि एक प्रकार का ये एक ऐसा अवतार था। इस सभ्यता की खोज एक ऐसा अवतार है जिसने भारत की गरिमा को बढ़ाया है। जैसे मैं बता दूं, कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं जिसने विश्व का ध्यान भारत की तरफ खींचा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं तो गांधी का आंदोलन, विवेकानंद का भाषण, और उसके बाद आप देखेंगे चाणक्य, और उसमें आप हड़प्पा सभ्यता को भी मान लीजिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। आंखें खोल दी अंग्रेजों की कि भैया भारत भी ऐसा था जिसको वो गुलाम बना के बैठे हैं। एक्चुअल में सभ्यता की शुरुआत तो वहीं से हुई। तो अब इस चैप्टर की गहराई को समझने के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हालांकि इस सभ्यता को कई नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, इस सभ्यता को हम लोग अगर आप देखेंगे तो हम लोग इसे हड़प्पा सभ्यता भी नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसे हम अब वर्तमान में इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जा रहा है। ठीक है, या इसे हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो लिखा है उसे वो भी बोलते हैं, या इसे कुछ लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कह देते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, या इसे भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, और बाकी पिछले लेक्चर को आप जरूर देखें। और पिछले लेक्चर के हिसाब से अगर हम इसे लिपि के हिसाब से रखें तो लिपि के हिसाब से ये सभ्यता जो है आध प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। किसका? प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, जो आप कल अच्छी तरह से आप जान चुके हो। तो इस सभ्यता को कई नाम से जानते हैं। हाँ, लेकिन अब क्या है? हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन अभी जो है हाल नए इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया है। अब ऐसा इसलिए है कि उनका यह मानना है कि राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में, यानी राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में कभी सरस्वती नदी बहती थी। तो ये कहते हैं इस सभ्यता का जो उद्भव था उसी सरस्वती नदी के आसपास था। और वर्तमान में जो है वो कहते हैं इस सभ्यता का मुख्य केंद्र जो था
इसका केंद्र जो था वो कालीबंगा था। जो वर्तमान अध्ययन है वो कहता है, जो वर्तमान इतिहासकार कहते हैं इस सभ्यता का केंद्र कालीबंगा था। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं ये सिंधु सभ्यता को इतने नामों से हम लोग जानते हैं, और भी आगे जब पढ़ेंगे डिटेल में तो और भी चीज़ें आएंगी। आराम से पढ़ना है, चीज़ों को समझते हुए, लिखते हुए, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट उठाएंगे उसको इस तरह पढ़ेंगे कि अब दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बाकी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं प्रयास करूंगा आपको मैक्सिमम चीज़ें बता सकूं, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव ज्ञान भी दूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मेरा लेक्चर थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा, आपको ध्यान से सुनने की आदत डेवलप करनी होगी, ना कि सिर्फ नदी कहाँ है, कहाँ कौन सी चीज़ें मिली, इससे इतिहास कभी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए अब देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है हम समझेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हालांकि इसमें बहुत से बच्चों को पता होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको मिटा देता हूं तो आप देखेंगे कि कहानी शुरुआत कहां से होती है। देखिए कहानी की शुरुआत होती है 7th सेंचुरी। तो 7th सेंचुरी BC में, यानी कि 7th सेंचुरी में, यानी 7वीं शताब्दी में बताते हैं कि कुछ लोग यहां पर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे ईंटें बनाने के लिए, लेकिन अचानक, मतलब इस क्षेत्र में, इन दिस रीजन सम पीपुल वर एक्सकेवेटिंग द सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ईंटें बनाने के लिए मिट्टी खोद रहे थे, लेकिन अचानक मिट्टी में से रेडीमेड ईंटें निकलने लगी। तो उस समय लोगों ने समझा कि ये क्या, पकी ईंटें अपने आप मिट्टी से निकल रही हैं। तो लोगों ने कहा ओह इट इज अ मिरेकल ऑफ गॉड, यानी उस समय लोगों ने इसे ईश्वर का चमत्कार मान लिया। लेकिन समय के साथ साथ ये आश्चर्य धीमे धीमे ऊपर आने लगा। जमीन के नीचे दबा हुआ एक संसार धीमे धीमे लोगों तक अपना संकेत भेज रहा था, खुद को परिलक्षित करने के लिए कि मैं भी एक रहस्य हूं, मुझे सामने ले आओ। तो कहते हैं ना, सत्य और सभ्यता, ये दोनों कभी ना कभी समाज के सामने आ ही जाते हैं। तो हुआ क्या कि फिर उसके बाद इस पर ध्यान गया। 1826 में एक चार्ल्स मैसन थे। चार्ल्स मैसन ने भी कुछ अनुमान लगाया कि भैया इस जगह पर कुछ दबा हुआ है, पंजाब और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के आसपास के एरिया में। इन्होंने अनुमान लगाया, तो इनका भी नाम जानिए कि पहले इन्होंने अनुमान लगाया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1856 की घटना है। 1856 में जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहां से? कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय इस सभ्यता के ईंटों का इस्तेमाल किया गया। तो उस समय भी यह डाउट हुआ कि भाई कुछ नीचे है, देयर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ हिस्ट्री। लेकिन फिर भी उसके बाद एक क्रांति आई 1861 में। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग, ध्यान देंगे, भारतीय पुरातत्व विभाग, यानी कि 1861 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1861 में, ध्यान रखिएगा, इन 1861 इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश। और इस 1861 में इस भारतीय पुरातत्व विभाग की जब स्थापना हुई थी, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सबसे पहले, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखेंगे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम नाम था। ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने भी इस जगह पर जानने का प्रयास किया कि है क्या, लेकिन इनका प्रयास असफल रहा। और याद रखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को की
अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम को। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। मैं सबके कमेंट बॉक्स को देखता हूं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई तो उस समय भारत में कौन था गवर्नर जनरल, ये आप बताएंगे, ठीक है। अब इस तरह से आप देखा हम पहुंचे कहां से, 1826 से हम पहुंचे 1861 तक, लेकिन अभी भी यह सभ्यता दबी हुई थी। फिर इसके बाद आप देखेंगे, सब नोट कर लीजिएगा, इसका आप देखेंगे 1902 में लॉर्ड कर्जन ने, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने, किसने, लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को, लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व का अध्यक्ष अपॉइंट किया। इन 1902 जॉन मार्शल अपॉइंटेड, in 1902 लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड जॉन मार्शल एज ए चेयरमैन ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, यानी कि ही अपॉइंटेड जॉन मार्शल एज ए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द, तो ये हेड बनाए गए। तो जब ये हेड बनाए गए तो इनके ही देखरेख में 1921 में दयाराम साहनी ने उस जगह की खुदाई शुरू की जिसको आप हड़प्पा बोलते हैं, हड़प्पा। तब जाके एक रहस्य ऐसा सामने आया जिसको जानने पर विश्व चकित रह गया, यानी कि 1826, 1856, फिर 1861 और फाइनली 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के डायरेक्शन में जब यहां की खुदाई कराई तो एक हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई। अब देखिए कहानी क्या हुई। और जब 1924 में जॉन मार्शल ने यह ऐलान किया कि इट वाज द अर्बन सिविलाइजेशन, तो ब्रिटिश सरकार पे एक बहुत बड़ी चोट थी। वो ये पचा नहीं पा रहे थे, दे वर अनेबल टू डाइजेस्ट दैट ए कंट्री विच इज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड दे वर ट्रीटिंग एज ए स्लेव विथ अस। दे कुड नॉट रेडी टू बिलीव दैट इट वॉज अ ओरिजिन ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। मतलब जब 1924 में जॉन मार्शल ने इसका ऐलान किया तो अंग्रेज इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे खुले मन से कि जिस देश को हमने गुलाम बनाया, हमने उनके मन में डाला कि तुम हमारे अधीन हो, सभ्यता तुमने हमसे सीखी, वो उस गुलाम देश को सभ्यता का जनक कैसे स्वीकार करते। अब यहीं से शुरू हुआ इतिहास में लीपापोती। एक बात ध्यान रखिएगा, एक इतिहासकार थे, उन्होंने एक चीज कही है, उनका नाम था अर्नोल्ड टॉयनबी। उनका एक स्टेटमेंट है, मैं दिखा दूं। उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत विश्व में शायद ही किसी ऐसे देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है जितनी कि भारत के साथ की गई है। मतलब विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश का इतिहास है जिसके इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ नहीं हुई है जितनी भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब जब 1924 में जॉन मार्शल ने ऐलान किया कि भैया ये नगरीय सभ्यता है, तो ब्रिटिश सरकार पचाने को तैयार नहीं थी। अब शुरू हुई इतिहास में लिपापोती। कैसी लिपापोती समझिए, जिस समय सिंधु सभ्यता थी उस समय हमारे समकालीन कुछ और सभ्यताएं थीं, जैसे मैं नाम लेता हूं मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो आप नील नदी वाली बोलते हैं सभ्यता, और मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला, ये नील नदी के पास थी, नील नदी, और ये दजला फरात घाट, दजला फरात नदियों के पास का इलाका था, दजला फरात नदियां। तो ये ईरान इराक, ये मतलब ईरान इराक के पास का इलाका था पूरा, मेसोपोटामिया की सभ्यता।
तो अब ब्रिटिश इतिहासकारों ने यह साबित करने का प्रयास किया कि इट इज नॉट ए इन्वेंशन ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब वे हमें नगरीय सभ्यता के जनक का क्रेडिट नहीं देना चाह रहे थे। तो इन्होंने जोड़ना क्या शुरू किया कि भैया ये वो सब ये कुछ अलग नहीं है, ये मिस्र और मेसोपोटामिया, खासकर मेसोपोटामिया से ज्यादा कंपेयर किया कि ये मेसोपोटामिया के ही लोग थे जो यहां पर आकर के इस सभ्यता को मतलब डेवलप कर दिए। लेकिन सवाल ये है, जब गहराई से अध्ययन किया गया तो ये कहा गया भैया इन दोनों सभ्यताओं की जब सिंधु सभ्यता से तुलना की गई तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा, और वो डिफरेंस ऐसा था जो चीख चीख कर बोल रहा था कि भैया नगरीय सभ्यता है भारत, यानी भारत का इतिहास शहरों से शुरू होता है। आप आश्चर्य करेंगे जब आप सिंधु सभ्यता को देखेंगे तो इतनी हाईली डेवलप्ड सोसाइटी उस समय के कंपैरिजन में ना तो यहां थी, ना तो नील नदी के पास थी, ना ही इराक ईरान कहीं थी। क्यों? कुछ ऐसे आधार सामने आए जिसको देख करके ब्रिटिश सरकार चाह कर भी दबा नहीं पाई, क्योंकि एक बात सत्य है कि सत्य को दबा सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। तो यह सभ्यता भी हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि माना जाता है कि शहरी सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता भारत में दिखी, और जो उसके समकालीन सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कहीं ज्यादा डेवलप थी। क्यों? क्योंकि देखिए, माना जाता है, एरिया वाइज देख लो तो एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का आकार बहुत बड़ा है। लगभग अगर मैं एनसीईआरटी की बात को करूं तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। हालांकि अब तो 13 लाख तक बता दिया जाता है। तो इतनी बड़ी सभ्यता, और अंतर देखिए कैसे इतिहासकारों ने कहा कि नहीं भैया ये एक अलग सिविलाइजेशन थी, ये मिस्र या मेसोपोटामिया के लोग नहीं थे। जैसे मेसोपोटामिया से इसका कंपेयर किया जाए तो आप देखेंगे एक अंतर पाएंगे। इस अंतर को ध्यान से सुनिएगा कि क्यों यह सभ्यता अपने आप में एक यूनिक सिविलाइजेशन मानी जाती है। इट इज अ प्राउड फॉर इंडियन पीपुल बिकॉज वी हैव क्रिएटेड द ओरिजिन ऑफ अर्बन सोसाइटी। अर्बन शहरी सभ्यता हमने दी लोगों को, हमने सड़क दिया, नालियां दिया, कुएं दिया, स्नानागार दिया, शहरों का कैसी डिजाइन बनेगा वो दिया, और उस समय दिया जब इस धरती पर यूरोप में सभ्यता का नामो निशान नहीं था। तो अब चलिए देखते हैं क्या अंतर था। मैं यहां पर यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इन्हीं बातों में आप बहुत सी फैक्ट समझेंगे। जैसे देखिए अंतर क्या है, आप देखेंगे सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और सुमेरियन सभ्यता को ही हम मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं सुमेरियन सभ्यता को। ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता की जो थी वो एक नगर नियोजन मतलब सिटी प्लानिंग व्यवस्थित थी, मतलब एक सिस्टम से बना हुआ था। ध्यान रखेंगे, सिंधु सभ्यता में जो नगर नियोजन है वो सिस्टमैटिक था, लेकिन यहां पर यह चीज नहीं दिखाई देती। नगर यहां भी थे मगर उतने सिस्टमैटिक नहीं थे जितने की इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो पहला अंतर तो आपने ये देख लिया। तो आप अब ये नहीं कह सकते कि भैया ये वही मेसोपोटामिया वाले हैं। दूसरा अंतर आप देखो क्या था। पहला अंतर है, ये सब समझेंगे याद हो जाएगा। दूसरा अंतर देख लो क्या है। दूसरा अंतर यह था, जो ये सभ्यता मिली है यहां पर जल निकास प्रणाली, मतलब सिंधु सभ्यता की बात कर रहा हूं, तो सिंधु सभ्यता में जल निकास प्रणाली व्यवस्थित, यानी कि जल निकास प्रणाली हमें दिखाई देती है, और वो भी क्या, बहुत ही व्यवस्थित रूप से जल निकास प्रणाली है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम इज हाईली डेवलप्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन सुमेरियन सभ्यता में कोई भी सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिखता है ना, ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिखता। ध्यान रखेंगे इस बात को कि जहां सिंधु घाटी सभ्यता में
एक प्रॉपर व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम दिखता है। वहीं सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया के सभ्यता में कोई व्यवस्थित जल निकास प्रणाली नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो मतलब हमारे यहां नगर व्यवस्थित था, उनके यहां नगर व्यवस्थित नहीं था। हमारे यहां प्रॉपर जल निकास प्रणाली थी, उनके यहां जल निकास वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। कोई चीज शहर है, कोई चीज शहरी होती तो वहां ये सब विशेषताएं पाई जाती हैं, और हमारे यहां अच्छी थी। दूसरी बात आप देखिए, अगर आप दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो दूसरे पॉइंट पे आपको यह मिलेगा कि ये जो सभ्यता है, जैसे सुमेरियन सभ्यता में जो मोहर पाई गई, सील पाई गई, वो मोहर बेलनाकार थी, बेलनाकार थी। लेकिन जो सिंधु सभ्यता में जो मोहर पाई गई वो वर्गाकार थी, वर्गाकार थी। क्या थी? वर्गाकार थी। तो सिंधु सभ्यता में जो मोहर पाई गई वो वर्गाकार थी। इस तरह से आपने ये देखा कि कितना डिफरेंस है। तो ब्रिटिश सरकार ये चाह कर भी साबित नहीं कर पाई कि ये मेसोपोटामिया या मिस्र के लोग थे, क्योंकि बहुत डिफरेंस दिख गया। इन सारे डिफरेंस के आधार पर यह कहा गया, भैया ये एक ऐसी सभ्यता है जो अपने आप में भारत का गौरव स्थापित करती है। तो आपने इतने सारे अंतर देखे, तो मतलब यहां से बहुत सी बातें आपने कहानी में समझ ली। यानी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो यहां तो उसी समय मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। लेकिन आपने ये भी देखा कि वो भी नगरीय सभ्यता थी, मगर हमारा जो अर्बन सिविलाइजेशन था, जो हड़प्पा का था, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर तरीके से एक डेवलप सिविलाइजेशन था। कंपैरिजन में भी बहुत पीछे हो जाते हैं मेसोपोटामिया और मिस्र के लोग। तो इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता लोगों के लिए एक शोध का और एक आश्चर्य का विषय बन गई, और आज भी एक प्रकार से शोध इस पर जारी है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की और बातों को हम देखते हैं। एक और अंतर बता दूं कि मिस्र, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो लिपि है वो कीलाक्षर लिपि है। कीलाक्षर, ध्यान रखिएगा, कीलाक्षर को कहते हैं क्यूनिफॉर्म। ध्यान रखिए, जो सुमेरियन सभ्यता यानी जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं वो कीलाक्षर लिपि है। लेकिन सिंधु सभ्यता की जो है वो पिक्टोग्राफिकल है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सुनने पर ध्यान देंगे। पिक्टोग्राफिकल यानी सिंधु सभ्यता चित्रात्मक शैली पर है, चित्रात्मक। यानी कि जो सुमेरियन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसकी लिपि कीलाक्षर है और उसमें 900 अक्षर हैं, जबकि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में 400 अक्षर हैं। तो मैंने इतना टाइम आपको यह लगाया बताने में कि ये कतई नहीं अब इतिहासकार मानते हैं कि दीज वर द people of Sumerian who developed Indus Valley civilization. It was a separate society and created his own existence, which has become the symbol of pride for India. जो कि भारत के लिए गौरव की बात हो गई कि जिस देश में शहर पहले आए, गांव बाद में आए। तो उत्थान पतन के क्रम में हम पीछे नहीं थे, हमारे यहां सभ्यता पहले आई। बस कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से आगे आप देखेंगे कि हम एक अच्छी व्यवस्था से बुरे में आए, फिर बुरे से अच्छी में आए, चक्र है, चलता है। तो आपने देखा, तो ये ध्यान रखिएगा, कीलाक्षर लिपि क्या है? ये सुमेरियन सभ्यता का है। तो कीलाक्षर लिपि आप ध्यान रखेंगे, ये वो लिपि थी जिससे पहली बार लिखने का विकास हुआ था। तो थोड़ा सा मेसोपोटामिया की सभ्यता ध्यान रखेंगे। कहते हैं सबसे पहले लिखने का विकास किससे हुआ था? कीलाक्षर लिपि। क्योंकि ये लोग जो है नुकीले पत्थरों से गीली मिट्टियों पर या नुकीले हथियार से गीली मिट्टी पर लिखते थे। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि लेखन कला का विकास कीलाक्षर लिपि से हुआ है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता चित्रात्मक शैली थी जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ा जा चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार 1924 में जब जॉन मार्शल ने यह ऐलान किया कि इट वाज ए अर्बन सिविलाइजेशन, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। लेकिन ब्रिटिश सरकार अपने अहम को संतुष्ट करना चाहती थी, जो कि नहीं कर पाई। और आज ये
प्रूव हो गया है कि भारत की प्रथम नगरीय क्रांति इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होती है। तो मैंने कितनी बातें बताई, यानी 7वीं शताब्दी में जब ईंटें मिली, 1856 में जब रेलवे लाइन बिछाई गई, 1861 में जब अलेक्जेंडर कनिंघम आए, उसके बाद 1902 में जब जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, तब इसका उद्घाटन 1921 में हुआ और तब से आज तक इसका शोध जारी है। जितनी बातें बताई हैं सब आराम से पढ़िएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है। पहले समझा रहा हूं, उसके बाद सब तथ्य सामने आएंगे आपके धीरे धीरे। चलिए, और एक बात और बोल दूं बीच में कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जो लाइव आऊंगा तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आऊंगा। अब मैंने एक तरीका बताया, पहले मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, वो लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर होगा तो लाइव होगा, जैसे यूपी स्पेशल में होता था। लेकिन पहले आपकी समझ विकसित हो, ताकि जब आप आंसर दीजिए तो आपके दिमाग में सारे पिक्चर, सारे चित्र चलते रहे कहानियों की तरह से। इतिहास को तथ्यों की तरह मत पढ़ना, वरना बहुत टफ हो जाएगा, आसान नहीं। तथ्य तो मुझे भी बहुत से सारे नहीं पता, तथ्यों के भरमार पे नहीं, समझ विकसित कीजिएगा कि कहाँ क्या हुआ, कैसी व्यवस्था थी, क्या थी। तो अभी तक मैंने सारा ऊर्जा सिर्फ इसी बात में लगाया कि हाउ फार वी आर डिफरेंट फ्रॉम सुमेरियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। In fact, they were the urban, but our urban society was something else, which was more developed, more civic than Mesopotamia and Sumerian civilization. ठीक है, मतलब अब तक हम अंतर स्पष्ट किए और हम इस बात पे पहुंचे कि हम उनसे कहीं ज्यादा, हमारी सभ्यता आगे थी, शहरी सभ्यता का अगर तुलना करेंगे तो। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। तो इस तरह से हमने ही देखा कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और बातों को चलते हैं। इस सभ्यता का विस्तार देखो, ये ध्यान रखिएगा, अभी भी 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर बताते हैं। अब ये एनसीईआरटी का डाटा है, बाकी ये बढ़ता जाएगा, 13 लाख के आसपास पहुंच चुका है। इस सभ्यता का विस्तार तो ठीक है, थोड़ा हम पीपीटी पे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं क्या क्या पीपीटी में था। देखो, ये सब मैं बता चुका हूं, अभी जो नया है इसे इस नाम से जानते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता। फिर आगे बढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये पूरी कहानी है जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी है, आप पढ़ लीजिएगा, ये कहाँ थे, क्या थे चार्ल्स मैसन, वो सब मैंने बता दिया। फिर आप देखेंगे कि क्या हुआ, सब पुरातत्व 1902 में लॉर्ड कर्जन बनाए गए महानिदेशक, ये सब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। 1921 में सभ्यता सामने आई, ठीक है, सब देख लेंगे आप लोग। तो ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि कहानी फिर क्या है। अब यहां से हम लोग समझेंगे कि इस सभ्यता की और बातें क्या हैं। देखिए, अगर इस सभ्यता का विस्तार देखेंगे तो देखिए, इतिहासकार टैनेबी, इन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि विश्व के इतिहास में अगर किसी देश के इतिहास के साथ सर्वाधिक छेड़छाड़ की गई है तो वह भारत का इतिहास है। क्यों? क्योंकि बता दें, ईरानी आए, यूनानी आए, तुर्क आए, अरब आए, अंग्रेज आए, आप कितने सारे सत्य दब गए, कितने सारी चीजें बदली गई होंगी, हमको आपको आइडिया भी नहीं है। तो इसीलिए अर्नोल्ड जे टाइनबी का ये स्टेटमेंट वाकई बहुत कुछ बोल रहा है, क्योंकि भारत का इतिहास विविधताओं से भरा पड़ा है। सत्य का उद्घाटन करने के लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। अतीत है, मगर वर्तमान में बहुत सी चीजें सामने आएंगी आपके। चलिए, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा तथ्यात्मक चीजों पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पीता रेस्ट कर लूं। चलिए, तो यहां तक आपने समझा। अब हम लोग कुछ इस सभ्यता का और पहचान देखेंगे। पहचान क्या है इस सभ्यता का? देखिए, इस सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। विस्तार चूंकि सबको याद होगा, सबसे अब तथ्यों पे हम आ रहे हैं। अभी तक तो मैंने समझाया कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है, कितना। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये लेक्चर एक ही दिन में खत्म नहीं होगा, 3-4 पार्ट में होगा, इसलिए आराम से पढ़िएगा सब चीजें। जैसे आप देखेंगे कि ये उत्तर में गई थी कहां तक,
सबको पता है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर तक फैली। ये कहाँ है? ये हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। ये सब आसान चीजें हैं, बस अब हम धीमे धीमे अब आगे बढ़ेंगे। ऊपर जाओगे तो मांडा यानी जम्मू कश्मीर, J&K। साउथ में आओगे दैमाबाद, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब इधर आएंगे तो सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में चला जाता है, बलूचिस्तान। तो ये सबसे आसान तथ्य है, मेरे ख्याल से बच्चों को भी पता होगा। तो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। अब आप देखेंगे कि ये जो है ये हिंडन नदी के किनारे है, नदी हिंडन है। दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है। ये जो है दाश्क नदी के किनारे है, दाश्क, ठीक है। तो इसका विस्तार आपने देखा, जो कि ये तो आपको जबान पे याद होना चाहिए, बहुत बड़ी चीज है नहीं, समझ जरूर विकसित कीजिएगा किस तरह से सभ्यता का क्या है, क्या वैल्यू है, क्योंकि जब तक सभ्यता की वैल्यू नहीं समझ में आएगी तब तक पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। ये तो तथ्य है, ठीक है। अब चलिए, इस सभ्यता का आकार क्या था? आकार त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप था। अभी बताएंगे, क्योंकि इसमें पीपीटी में जो है अब मैप भी ऐड करवाया जाएगा, तो आपको और भी चीजें। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये सभ्यता जो है सुतकांगेडोर, दैमाबाद से कहां तक फैली थी। तो ये तो इस सभ्यता का विस्तार है, ठीक है। और इसका जो प्रमाण है आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में पूरा मिला हुआ था। अब इतने चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा, तो थोड़ा सा तथ्य है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा सबको। चलिए, अब देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आप अगर देखेंगे तो पता है मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग यानी सुमेरियन सभ्यता के लोग इसे एक नाम से और बुलाते थे। यानी सुमेरियन सभ्यता के लोग इसे मेलुआ, यानी ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया के लोग इसे मेलुआ सभ्यता के नाम से भी बुलाते थे। मेलुआ सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता में इसे मेलुआ सभ्यता कहा गया, ठीक है। इसकी संस्कृति क्या थी? तो इसकी संस्कृति जो थी झूकर झांगर। एक बात ध्यान रखिए, परेशान मत होइए, अभी इन सब का हम मतलब समझेंगे कि क्या क्या है। अगर कहा जाए इसे मेसोपोटामिया में किस रूप में देखा गया? मेलुआ सभ्यता या मेलुहा भी बोलते हैं। संस्कृति क्या थी? झूकर झांगर संस्कृति थी, झूकर झांगर संस्कृति। अब इन सब का मतलब समझेंगे अभी आगे। और बाकी तो आप जानते हैं, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, कासुगिन सभ्यता कहते हैं। तो आपने इतनी बातों को आपने ध्यान से समझा, ठीक है। तो कभी कभी पूछा गया कि मेलुआ सभ्यता से क्या तात्पर्य? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी मेसोपोटामिया के लोग उसको मेलुआ सभ्यता बोलते थे। संस्कृति क्या थी? झूकर झांगर थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का व्यापार जो है मिस्र और मेसोपोटामिया के लोगों के ही साथ था, और इसी के समकालीन व्यवस्था भी मिस्र और किसकी थी? मेसोपोटामिया की थी। हाँ, एक बात मैं फिर बोल रहा हूं, जो कि पहले कहा था, वर्तमान में इसका जो नया नाम हमेशा अब इस समय लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। और इसका मैंने आपको उल्लेख किया था, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने का एकमात्र मकसद है कि राजस्थान के गंगानगर
और हनुमानगढ़ के बीच में कभी सरस्वती नदी बहती थी। उस सरस्वती, तो आज के जो इतिहासकार उनका मानना है कि उस सरस्वती नदी के आसपास ये सभ्यता फैली थी और इसका अब वो मुख्य केंद्र कालीबंगा को मानते हैं। किसको मानते हैं? कालीबंगा को। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया किस प्रकार से सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से बिल्कुल अलग है। हम इसे सुमेरियन सभ्यता नहीं मान सकते। मैं आपको इतिहास याद करा दूंगा अगर इस तरह से आप पढ़ते रहे। जैसे अंतर क्या था, पहले तब मैं आगे बढ़ूंगा। पहला अंतर यह था कि मिस्र यानी कि मिस्र नहीं, सुमेरियन सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगर नियोजन कोई व्यवस्थित नहीं था। देयर वॉज नो प्रॉपर प्लानिंग सिस्टम फॉर अर्बन सिटीज, मतलब, लेकिन सिंधु सभ्यता में नगरें व्यवस्थित हैं। दूसरा मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया सभ्यता से इस अर्थ में भिन्न है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में आप देखेंगे कि वहां पर जल निकास प्रणाली सिस्टम नहीं था। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली सिस्टम है। फिर आपने देखा कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहां पर जो सील पाई गई वो क्या थी? बेलनाकार। सिंधु घाटी सभ्यता में वर्गाकार। उनकी लिपि यानी मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर, जिसे आप क्या बोलते हैं? क्यूनिफॉर्म बोलते हैं और यानी किलाक्षर बोलते हैं। हमारी लिपि क्या थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी? यह चित्रात्मक थी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका नाम क्या है और इसकी लिपि में और सारी क्या क्या चीजें हैं, इसका विस्तार कहां से कहां तक है और वो किस किस नदी के किनारे है, तो इतनी, और ये इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ये भी समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखेंगे कहीं भी मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले और ना ही महलों के प्रमाण मिले हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिरों के प्रमाण तो नहीं, हाँ, लेकिन महलों के प्रमाण मिले हैं। हमारे इस सभ्यता में महल नहीं थे। आप एक बात को जानकर आश्चर्य करेंगे कि महल तो नहीं मिले, दुर्ग, हाँ, थोड़ा सा दुर्ग मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो राजा के बड़े बड़े महल नहीं मिले, लेकिन जो वहां के लोगों की जीवन शैली थी वो बहुत ही अच्छी और उच्च कोटि की थी सुमेरियन और मेसोपोटामिया की सभ्यता की तुलना में। हमारे यहां भी ममी मिले हैं, लेकिन लाशों को दफनाने का उतना बड़ा अरेंजमेंट नहीं दिखता जितना कि आपको ये मिस्र या मेसोपोटामिया में जो आपको पिरामिड मिले हैं उसमें दिखता है। भाई वो लोग देखा जाए तो ममी का जो है बड़ा इस्तेमाल है। हमारे यहाँ उतने बड़े स्तर पे ममी नहीं मिली हैं। उनके यहाँ भाई आप जानते हैं कि लाशों को दफनाते थे, क्योंकि पुनर्जन्म में वो लाशों को सुरक्षित करके पिरामिड में रखते थे, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हमारे यहाँ भी ऐसा है कि लाशों के साथ उनके खाने पीने की चीजें रखी जाती थी, लेकिन उतने बड़े तरीके से, मतलब अरेंजमेंट के हिसाब से पिरामिड आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। भाई मिस्र और मेसोपोटामिया में जो पिरामिड मिले हैं वो तो पुनर्जन्म में इतना विश्वास रखते थे कि अपने जब राजा मरता था तो बताते हैं कि राजा के नौकर को भी मार करके उसके साथ दफना देते थे पिरामिड में कि अगले जन्म में ये इसका नौकर बन के इसकी सेवा करेगा। उधर की बात बता रहा हूं, हमारे यहाँ ये सब नहीं। हाँ, मानव के साथ कहीं कहीं कुत्ते को दफनाने के साथ मिल गए हैं, लेकिन उतने बड़े स्तर पर जो बरियल है यानी कब्र है, उतने बड़े स्तर पर उस पर उतना बड़े स्तर का इंतजाम नहीं हुआ है जितना कि सुमेरियन और मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता में दिखाई देता है। ठीक है, तो मैंने जो है आज के लेक्चर में मैंने बताया कि किस प्रकार से 1924 में जॉन मार्शल द्वारा किया गया यह ऐलान दुनिया के सामने एक आश्चर्य के रूप में सामने आया और तब हड़प्पा सभ्यता पर और ज्यादा शोध शुरू हुए। आज का ये लेक्चर हड़प्पा सभ्यता के लिए एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे नवपाषाण काल के बाद सभ्यता का जो उदय हुआ भारत में वो सिंधु सभ्यता और नवपाषाण काल के बीच के गैप को अगर आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि इतने गैप के बाद इतनी तेजी से इतनी डेवलप सोसाइटी कैसे बन गई। तो इस पर और भी सत्य है, लेकिन अब मैं आपको धीमे धीमे
इसके सारे तथ्यात्मक बिंदुओं पर अब चर्चा करेंगे। तो आज सिंधु सभ्यता का ये पहला क्लास है जो कि इंट्रोडक्टरी क्लास था, जिसमें मैंने आपको इसकी वैल्यू को समझाया है। अब अगले क्लास में हम लोग इसके पार्ट 2 में उन चीज़ों को देखेंगे कि कहाँ क्या क्या चीज़ें मिली, कहाँ कहाँ नगर हैं, विथ मैप हम लोग देखेंगे। और इस क्लास को ऐसे ही आराम से धीमे धीमे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो अब रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं जरा। अब आपके लिए मैं एक स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूं, उसका नाम है ज्ञान गंगा सीरीज, ठीक है। अब ये है क्या, ये मैं आपके सामने लेके आऊंगा। देखिए है, अब ये है क्या जरा सुन लीजिए। ये क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए। होता क्या है, ज्यादातर किताबी बातों को पढ़ते पढ़ते सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप जब कुछ नया ढूंढोगे, हाँ ये जरूरी है कि एग्जाम के पर्पज से पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग की भी एक कसरत होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ चीजों को रटते चले जाओगे तो क्षमता खत्म हो जाती है सोचने की। तो मैं एक सेशन शुरू कर रहा हूं, ये एंशिएंट हिस्ट्री साथ में चलेगा जैसे चलता है। फिर हम लोग कुछ उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो वास्तव में हमारी आंखें खोलेंगे और साथ में वो आपके एग्जाम के पर्पस से भी जरूरी होंगे। नॉलेज के साथ साथ उसको अपने एग्जाम के पर्पस से करना है कनेक्ट। तो ये सीरीज जल्दी ही शुरू होगी, आज या कल में इसका डेट मिलेगा, टाइम मिलेगा। इसमें आपको हर विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे आसपास घटी हैं, उनकी वैल्यू क्या है आज जो घट रही हैं, और उनसे विश्व में क्या बदलाव आने वाला है, उनसे एग्जाम में कैसे पेपर बनेंगे, सब जो है शुरू किया जाएगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे सेशन को सफल बनाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्थिरता पूर्वक धैर्य के साथ पढ़िएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी धीमे धीमे आपको हिस्ट्री की तरफ ले चल रहा हूं। मैं अचानक तथ्यों पे नहीं आया हूं, मैंने सब्जेक्टिव नॉलेज दिया। अब अगले क्लास से इस सिंधु सभ्यता की सारी तथ्यात्मक बातें शुरू की जाएंगी, मैप होगा, कहां कहां क्या मिला जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन इसीलिए आज इस क्लास को मैंने इंट्रोडक्टरी बनाया था, और इस सेशन में आप देखेंगे हम लोग उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो हमारे दिमाग के नॉलेज को भी डेवलप करेगा और साथ साथ एग्जाम के पर्पस से भी हमारे लिए फायदेमंद होगा। इसीलिए चूंकि मेरी क्लासेज हैं, इसलिए मैंने लंबा समय नहीं लिया। अब अगले नेक्स्ट डे में फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 आएगा, और ज्ञान गंगा सीरीज का पहला पार्ट जब आएगा तो आप उसमें जरूर देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें हमारे लिए कितनी विकसित है, कि दिमाग में एग्जाम के पर्पस के साथ साथ कुछ अन्य आयामों पर भी चर्चा करेंगे ताकि हमारा सोचने का दायरा बढ़े। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं।